हेलो गाइस। चलिए आज देखते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के नेक्स्ट सेक्शन में। टॉपिक का नाम है सब टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल इशू और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉइंट्स को। एनवायरमेंटल इशू क्या क्या है और किसको कैटेगराइज किया गया है तीन तरीके से, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। द ह्यूमन एक्टिविटीज हैव पॉल्यूटेड द इकोलॉजी एंड हैव मॉडिफाइड द एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर। अब हम लोग इकोलॉजी को पॉल्यूट करके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिए। अब क्या स्ट्रक्चर है इसको देखेंगे आगे हम लोग। ड्यू टू चेंज इन द ओरिजिनलिटी ऑफ नेचर वी आर फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल इशू एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। तीन लेवल पे हम लोग अभी भी बहुत चीजों को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को। क्या क्या है? एनवायरमेंटल इशू एट लोकल लेवल, ड्रिंकिंग वाटर, पुअर एयर क्वालिटी, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हेल्थ इशू। एनवायरमेंटल इशू एट रीजनल लेवल, देखिए एक ग्रुप बना हुआ है, ये पहला सेक्शन हो गया। लोकल लेवल पे क्या क्या? ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पुअर है, पुअर एयर क्वालिटी, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हेल्थ इशू ड्यू टू हजार्डियस वेस्ट। रीजनल लेवल पे क्या है? डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, डेजर्टिफिकेशन, पॉल्यूशन, डिमिशिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। और इन्वायरमेंटल इशू ग्लोबल लेवल पे क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एसी2। ये तीन चीज, ये अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो क्या है तीन लेवल का जो हम लोग इन्वायरमेंटल इशू है? पहला है लोकल लेवल पे, जिसमें क्या क्या ग्रुप होगा, ध्यान रखिएगा किस कैटेगरी में कौन आ रहा है, ये जरूरी है। ड्रिंकिंग वाटर, पुअर एयर क्वालिटी, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हेल्थ इशू। रीजनल लेवल पे क्या है? डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, डेजर्टिफिकेशन, पॉल्यूशन और फॉसिल फ्यूल का डिमिनिशिंग जो है खत्म होना। और ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड एसिड, ये सब आ जाता है इस ग्रुप में। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का टाइप के बारे में बताया, जैसे कि हम लोग जो चीज भी यूज करते हैं उसका पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि एयर भी यूज कर रहे तो एयर पोल्यूट हो रहा है, वाटर यूज कर रहे वाटर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल यूज कर रहे सॉइल पोल्यूट हो रहा है। हम लोग कुछ बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, साउंड सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन हो गया। और सबका जो मेन है वो क्या है? वेस्ट है। सारा सारा जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं वेस्ट से ही हो रहा है। आप वेस्ट को सॉलिड में डाल, लिक्विड में डाल दीजिए, वाटर पोल्यूशन हो गया। तो ये सबको वन बाय वन हम लोग इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू नासा, द कंपोजिशन ऑफ एयर अर्थ एटमोस्फेयर में क्या क्या है, ये जरूर याद रखिए। ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। इससे क्वेश्चन बन सकता है क्या है कि हमारा एटमोस्फेयर में जो गैसेस है, अगर सपोज कर ले वो 100% है, उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे 0.03% है, कहीं पे 0.04% लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग है। हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी वैल्यू जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है, हो सकता है इसी वजह से 0.04 यहाँ पे लिखा गया। ट्रेस अमाउंट ऑफ नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर वेपर। और नाम मात्र का ये सब गैस पाया जाता है। If there is some disturbance in the proportion of gas in the addition of some unwanted substance like smoke, dust particles in atmospheric air, then it is called air pollution. अब सीधा सीधा मतलब एयर पोल्यूशन क्या कहता है? एयर में किसी अनवांटेड सब्सटेंस का आ जाना गैसेस में। और क्या है? लाइक डस्ट एंड स्मोक। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एयर पोल्यूशन। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, दो सोर्स है एयर पोल्यूशन का, एक है नेचुरल, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर दिए कि वैसा एंथ्रोपोजेनिक का मतलब वैसा चेंज ह्यूमन के द्वारा किया हुआ चेंज, जिससे किसी भी तरीके का चेंज हो जाए क्लाइमेट में या किसी भी थिंग, किसी भी चीज में, उसी को एंथ्रोपोजेनिक है। मतलब ह्यूमन मेड चेंज को ही एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। तो नेचुरल क्या है? एश ऑफ बर्निंग वोल्केनो, वोल्केनो के बर्ने से, सॉरी, वोल्केनो के इरप्शन से, डस्ट फ्रॉम द स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में जो आग लग जाता है उससे जो स्मोक निकलता है, ये सब एग्जांपल है नेचुरल सोर्सेज का। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर्स इन द एयर आर नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ये सब नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन।
एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड क्या है, ह्यूमन मेड क्या है? पावर स्टेशन यूजिंग कोल और क्रूड ऑयल रिलीज CO2 इन द एयर, CO2 को रिलीज करता है। फर्नेस यूजिंग कोल, कैटल डंक, केक्स, फायरवुड, केरोसिन। क्रूड ऑयल के बर्निंग से तो CO2 रिलीज होता है, इसके अलावा किससे रिलीज होता है CO2? तो फर्नेस, कैटल डंक, जो का डंक केक हम लोग यूज करते हैं, फायरवुड लकड़ी, केरोसिन, ये सब से भी यूज होता है, स्मोक निकलता है। स्टीम इंजन यूज्ड इन रेलवेज, स्टीमर्स, मोटर व्हीकल्स etc कीप CO2, ये सब CO2 देता है। So do motor and internal combustion engines which runs on petrol, diesel, kerosene, vegetable oil, kerosene and coal, household fuels। ये सब जो है मोटर या फिर जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन यूज होता है, वो सब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ये हो गया हमारा एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूशन के बारे में। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, अब यहाँ पे गैसेज में एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या क्या है तो उसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। सीवर एंड डोमेस्टिक ड्रेन इमैनेटिंग फॉल गैसेस, जैसे कि बहुत सारा नाला, बड़े बड़े नाले में आप देखेंगे कि बहुत दुर्गंध वाली गैस निकलती है, तो वही गैस वो एयर को पोल्यूट करता है। पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन एयर, मेजर एयर पोल्यूएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोराइड्स, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, एरोसोल स्प्रे, डोमेस्टिक एयर पोल्यूटेंट्स, ये सब एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड यानी ह्यूमन मेड सोर्स है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। Any physical, biological or chemical change in water quality that adversely affects the living organism or make water unsuitable for desired use is called water pollution। There are two sources of water pollution। कहने का मतलब वाटर में कोई तरह का चेंज हो जाना ये क्या कहलाता है? वाटर पोल्यूशन कहलाता है। और मेन सोर्स ओरिजिन क्या है वाटर पोल्यूशन का? पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स किसको कहते हैं? दो सोर्स which discharge water pollutants directly into the water known as point source of water pollutants pollution। मतलब ऐसा पोल्यूशन जहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर में। और वाटर कहने का मतलब रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, इसमें अगर डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जाता है तो उसको पॉइंट सोर्स कहा जाता है। ऑयल वेल्स सिचुएटेड नियर वाटर बॉडीज, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, अंडरग्राउंड कोल माइंस आर पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और ये वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स है जिसको पॉइंट सोर्स कहते हैं। नॉन पॉइंट सोर्स, दो सोर्स विच डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लोकेशन of discharging pollutants in the water body are known as non-point source of water pollution। Runoffs from agriculture fields, lawn, garden, construction sites, roads and streets are some non-points। तो पॉइंट सोर्स क्या कहलाएगा? जो डायरेक्टली सीवेज का जो वेस्ट है वो डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देना है, क्या कहलाएगा? पॉइंट सोर्स। और नॉन पॉइंट सोर्स कहीं पे भी डिस्चार्ज होगा, वो रोड पे होगा, स्ट्रीट पे होगा, गार्डन से होगा, कहीं से भी वाटर में डिस्चार्ज होना नॉन पॉइंट सोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। Substance that are change the quality of soil by making it less fertile and unable to support life is called soil pollution। मतलब soil pollution किसको कहेंगे? जिसमें soil के fertility को कम कर दिया जाए किसी भी तरीके से चेंज करके। soil source of soil pollution, soil is polluted caused due to soil का pollution क्या होगा? डोमेस्टिक सोर्स, इंडस्ट्रियल सोर्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यू। मतलब घर डोमेस्टिक से हम लोग कुछ करते हैं यूज और उस वेस्ट को हम लोग खेत में डाल देते हैं यानी फील्ड में डाल देते हैं, तो वो डोमेस्टिक हो गया। इंडस्ट्रियल हो गया, केमिकल यूज हो रहा है, और एग्रीकल्चर अलग। तो इसी में आता है सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन, द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग एंड रिमूवल ऑफ लूज सैंड सॉइल पार्टिकल्स बाय वाटर। कहने का मतलब लूज, कहने का मतलब जो मिट्टी हमारा अर्थ पे है वो ऊपर वाला जो मिट्टी है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, और लूज हो जाने के बाद एयर से, हवा से उड़ के चला जाता है या फिर पानी से, उस तरीके के प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन जहाँ पे ऊपर जो
टॉप मोस्ट लेयर है मिट्टी का, वो क्या हो रहा है, हवा से या पानी से बह जा रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, तो इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल में बी eroded by water, wind, each contributing towards significant amount of soil loss every year in our country। वाटर और एयर से हमारे कंट्री से सॉइल जो है वो हर बार निकल जाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, पहला है विंड इरोजन, शीट इरोजन एंड गली इरोजन। तो विंड इरोजन, large quantity of fine soil particles and sand from deserts by wind in known as wind erosion। मतलब हवा के द्वारा मिट्टी को उड़ा के ले जाना ही क्या कहलाता है, wind erosion। It is spread over the cultivated land and thus destroys the fertility of that land। मतलब क्या करना है कि डेजर्ट वाला धूल को उठा के फर्टाइल लैंड पे लाके अगर गिरा दे रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, इनफर्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है sheet erosion। When water moves over the land surface like sheet, it takes away from topmost thin layer of soil। This phenomenon occurs uniformly on slopes of hilly areas, river beds and areas affected by floods। This type of erosion is known as sheet erosion। तो लैंड सरफेस से जो मिट्टी उड़ के टॉपमोस्ट लेयर जो उड़ जाता है उसी को क्या कहा जाता है, शीट इरोजन। नेक्स्ट है गली इरोजन। आप लोग को इसमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है, इतना आपको समझना नहीं है, बस क्या नाम है सॉइल इरोजन का, टाइप क्या क्या है ये जानना है। व्हेन वाटर मूव्स डाउन द स्लोप एंड एज अ चैनल, इट स्कूप्स आउट द सॉइल एंड फॉर्म्स गलीज व्हिच ग्रेजुअली मल्टीप्लाई द स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। मतलब पानी, जैसे आप बरसात के दिनों में देखते होंगे मिट्टी का कटाव हो जाता है, और मिट्टी का कटाव जैसे कि धीरे धीरे पानी आता है और मिट्टी को काटते हुए अपने साथ ले जाता है, इस तरह के इरोजन को, सॉइल इरोजन को हम लोग गली इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट आता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, एनी अनवांटेड साउंड इज डिफाइंड एज नॉइज। कहने का मतलब आप जो साउंड, जैसे सपोज करिए कि आप कोई गाना सुन रहे हैं, गाना का जो वॉल्यूम है बहुत कम, तो वो आपको अच्छा लगेगा, या फिर आप कह सकते हैं माइंड रिफ्रेशिंग हो सकता है मे बी। बट वही साउंड जब बहुत तेज हो जाए तो क्या कहलाता है, वही साउंड नॉइज, नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। यू नो दैट नॉइज कम फ्रॉम ट्रैफिक, व्हीकल्स स्पेशली एट पीक आवर एवरी डे, लाउड स्पीकर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स। इंडस्ट्रीज एक्सपोज देयर वर्कर्स टू हाई लेवल ऑफ नॉइज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ वर्क एवरी डे। तो कहने का मतलब नॉइज पोल्यूशन बहुत जगह से होता है, जिसमें से ट्रैफिक हो सकता है, व्हीकल्स हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें, सॉन्ग्स हो सकता है, लाउड स्पीकर हो सकता है, ये सबसे नॉइज पोल्यूशन होता है। अब आता है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ नॉइज इज हार्मफुल। अब कहने का मतलब ये है कि अगर नॉइज आपके कानों तक आ रहा है कम समय के लिए तो इशू नहीं हो सकता उसमें, लेकिन कंटिन्यूअसली आपके कानों में अगर हाई नॉइज आ रहा है या फिर साउंड जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है आपके कानों में, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इंस्टेंट्स के लिए वो हार्मफुल नहीं होगा, कम समय के लिए आ रहा है तो वो हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन जब ज्यादा समय के लिए आ रहा है तो बहुत हार्मफुल होगा। नॉइज इज मेजर्ड एज अ टर्म ऑफ इन डेसिबल। अब याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नॉइज पोल्यूशन को या नॉइज के टर्म को कैसे, यूनिट को कैसे मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं हम लोग इसको डेसिबल में। ठीक है, याद रखिएगा डेसिबल में। और डेसिबल स्केल एक्सप्रेसिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी, इस साउंड का जो इंटेंसिटी हम लोग उसको मेजर करते हैं डेसिबल में। अगर साउंड का इंटेंसिटी हाई है तो वो कहते हैं उसको नॉइज पोल्यूशन ज्यादा है। नॉइज हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑन द ह्यूमन बॉडी। द नॉइज ऑफ 70 to 80 डेसिबल कॉज एनॉयंस एंड इरिटेशन। 70 से 80 डेसिबल का अगर हो रहा है तो इरिटेशन आपको दिमाग में आ सकता है। Above this level, breathing rate may affected, blood vessel may constrict, movement of the digestive canal is disturbed, Gal- glandular, glandular secretion may be affected. Long exposure of high noise levels can impair hearing। कहने का मतलब 70 to 80 डेसिबल में आप अनोयंस, इरिटेटिंग फील करेंगे, लेकिन जैसे इसके ऊपर बढ़ेगा ये सब आपको प्रॉब्लम दिखने लगे आपकी बॉडी में। ठीक है, और लगातार आप इस तरह के इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी पे साउंड पे आप रहेंगे तो आपका क्या हो सकता है,
आपको इफेक्ट कर सकता है, आपको सुनाई देने में बहरे हो सकते हैं, सिंपल सा वर्ड में आप कह सकते हैं, अगर हाई इस तरह का रहा तो। नेक्स्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशन इन इंडिया। इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट बनाया गया। वो एक्ट कब पास हुआ, बस यही जानना है। ऑलरेडी आपको ये सारा का सारा चीज दूसरे वीडियोस में भी मिलेगा, जैसे कि इसी सेक्शन के एक चैप्टर में आप लोग को पॉल्यूशन से रिलेटेड है, एक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें आपको मिलेगा। ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एक्ट कब पास हुआ, बस इससे क्वेश्चन यही आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, याद रखिएगा। नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट कब बना, 95 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना, 1986 में। एयर पोल्यूशन एक्ट कब बना, 81 में। वाटर के लिए 74 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए 72 में, और फॉरेस्ट के लिए 27 में। नेक्स्ट है रेडिएशन। बहुत बहुत डेंजरस चीज है ये रेडिएशन। रेडिएशन इज वन ऑफ द चीफ फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिस्टिंग ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स। जिसके शरीर में रेडिएशन हो जाए या हो रेडिएशन से एक्सपोज हो जाए, वो उसका डेथ पॉसिबल, मतलब चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रेडिएशन कुड बी नेचुरल, सोलर और कॉस्मिक, और ह्यूमन लाइक न्यूक्लियर। रेडिएशन हैज आल्सो बिकेम अ मेजर फैक्टर कॉजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब कहने का मतलब है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन में रेडिएशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉज कर रहा है, ये रेडिएशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। न्यूक्लियर रेडिएशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट। न्यूक्लियर रेडिएशन और उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। रेडिएशन इमिटेड बाय न्यूक्लियर सब्सटेंस और वेस्ट form a atomic power plant from a atomic power plant or an atomic exposure cause nuclear radiation. Nuclear waste continue to emit radiation for the very long period. कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो सब्सटेंस या वेस्ट निकलता है वो बहुत लंबे समय तक रेडिएशन को इमिट करता है, जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो यही चीज कहा जा रहा है इसमें कि जो रेडिएशन कहाँ से मिल सकता है आपको, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट है उससे मिल सकता है। रेडियोएक्टिव आयन आयोडीन I-131 and strontium SR30 are two nuclear waste from the atomic explosion and may cause cancer of thyroid and cancer of bone marrow respectively। कहने का मतलब ये एक्सपोजर होगा तो आपको क्या मिलेगा, कैंसर ऑफ थायराइड, और जब ये मिलेगा तो कैंसर ऑफ बोन मैरो। बाय एंटरिंग द फूड चेन they also get accumulated in high concentration in the body of the top consumer, causing a harmful effect on the health of both human and animal। और ये जो एक्सपोज हो जाएगा खाने में, तो ये खाना अगर कोई खा लेगा तो उसको भी ये इफेक्ट करेगा। इसीलिए रेडिएशन बहुत डेंजरस है। आप नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर रेडिएशन एक बार एक्सपोज हो गया उसको कम नहीं किया जा सकता। बस क्या हो सकता है उसको कम करने का तरीका, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, उस जो वेस्ट है उसको आप लोग अच्छे से डिस्पोज करें, तभी ये पॉसिबल। नेक्स्ट है वेस्ट। As per Oxford Dictionary, waste are the material that are no longer needed and thrown away. Waste is the unwanted and unusable materials is regarded as a substance which is no use। कहने का मतलब वेस्ट सिंपल सा मतलब ऐसा चीज जिसका आपके लाइफ में यूज नहीं है, वो वेस्ट कहलाएगा। सपोज आप अभी कॉपी में पेन से लिख रहे हैं, पेन खत्म हो जाए तो हो सकता है आप रिफिल नया लगा लें, पेन वही रहे, लेकिन रिफिल आपके लिए वेस्ट हो गया। आप किसी कॉपी में लिख रहे हैं, एक कॉपी का पेज फट गया, आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए क्या है, वेस्ट। तो कोई भी चीज जिसका आपके लाइफ में यूज नहीं है वो आपको, आप क्या कहेंगे, उसको वेस्ट कहेंगे। बेसल कन्वेंशन बाय यूएनईपी define waste as a substance or object which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed by the provision of national law। अब वेस्ट का भी बहुत सारा टाइप है, जैसे कि सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और क्लासिफिकेशन जो उसका सोर्स क्या है वेस्ट का, उसके बेस्ड। तो कहने का मतलब वेस्ट का भी बहुत सारा कैटेगरी है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वेस्ट दो टाइप का हो सकता है, अर्बन हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, बायोमेडिकल हो सकता है, ई वेस्ट हो सकता है। अर्बन में सॉलिड लिक्विड हो सकता है, जैसे कि नहाए बाथरूम में
आपका पानी, कपड़ा धोए पानी जो सीवेज से निकलेगा वो वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया, या फिर आपके रूम से जो डस्टिंग होगा उससे जो निकलेगा। इंडस्ट्रियल में भी क्या है, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। इन अर्बन में सॉलिड वेस्ट जो निकलता है उसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अब जो सॉलिड वेस्ट आपके पास, अगर आप एरिया शहर में रह रहे हैं तो आप क्या होगा, आपके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो गाड़ी लेके आता है और आपका कचरा लेके चला जाता है। और कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, मान लीजिए कहीं घर बन रहा है या घर टूट रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो ये सबसे भी क्या होगा, सॉलिड वेस्ट निकलता है। लिक्विड सीवेज एंड स्लज्ड। इंडस्ट्रियल से हजार्डियस एंड नॉन हजार्डियस। हजार्डस वेस्ट कहने का मतलब जो एनवायरमेंट या लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। नॉन हजार्डस वेस्ट जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिक्विड में इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर, ये सब कैटेगरी बनाया गया है। सॉलिड वेस्ट किसको कहते हैं? सॉलिड वेस्ट इज द अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इन रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज। इट मे बी कैटेगराइज इन थ्री वेज। कहने का मतलब ये है कि अनवांटेड सॉलिड वेस्ट मतलब वेस्ट उसको कहते हैं अनवांटेड वेस्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज से निकलता है। और वो ह्यूमन एक्टिविटीज कहाँ से हो सकता है? वो कहीं भी हो सकता है, लाइक रेसिडेंशियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, इस सभी प्लेसेस से निकल रहा है। अब इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ओरिजिन, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन और इंस्टीट्यूशनल, ये ओरिजिन हो गया। कंटेंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, मेटल, प्लास्टिक, पेपर, हजार्डियस पोटेंशियल, टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, फ्लेमेबल, रेडियोएक्टिव एंड इन्फेक्शियस। तो सॉलिड वेस्ट को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है तो उसके बारे में लिखा गया है, ओरिजिन, कंटेंट एंड हजार्ड। हजार्ड पोटेंशियल, ये आप ग्रुप में याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनने लगा ऐसा नहीं है, इसलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स। आप सॉलिड वेस्ट को और कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सोर्स क्या है उसका। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सबसे पहले ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हम लोग को जनरली हाउस होल्ड वेस्ट मिलता है। कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिब्रीज में मिल सकता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कुछ तोड़ा फोड़ा गया और उसको म्युनिसिपल एरिया के जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वहां पे आपको फेंक दिए, तो वहां से वो म्युनिसिपल एरिया वाला उठा के ले जाएगा। नेक्स्ट है सैनिटेशन, रेसिड्यू, वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट जनरेटेड मेनली फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। एज पर द MOEF, it includes commercial and residential waste generated in municipal or notified areas in either solid or semi-solid form, excluding industrial hazardous waste, but including treated biomedical waste। कहने का मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों जगह से निकलता है। वो आइदर सॉलिड हो सकता है या सेमी सॉलिड हो सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इन अ मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट इज टर्म्ड एज hazardous waste as they may contain toxic substances and corrosive, highly inflammable, or react when exposed to certain things, gases। तो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट कहने का मतलब कुछ ऐसा वेस्ट जो टॉक्सिक मटेरियल को रखता हो, कोरोसिव हो, हाईली इन्फ्लेमेबल हो और रिएक्ट करेगा किसी सर्टेन थिंग्स के साथ, तो ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट, अभी आप कोविड के ड्यूरेशन में आप समझ सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट कितना मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है। हर दिन 75,000 kg ऐसा कुछ, या फिर मंथली जो है वो वेस्ट निकल के आ रहा है मेडिकल वेस्ट से। अब इसको डिस्पोज करना, क्योंकि कोरोना हो सकता है कि इस मटेरियल पीपी किट से हो जाए, फैल जाए, या फिर मास्क से फैल जाए, तो ये भी कुछ सर्टेन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू भी हमारे फेस करने वाले आने वाले दिनों में। infectious waste may be include waste like sharp solid waste, disposable anatomy anatomical waste, culture, discarded medicine, chemical waste, usually in the form of disposable syringe, swabs, bandages, body fluids, human excreta. This can be serious
threat to human health if not managed in the scientific or discriminate manner। तो कहने का मतलब अगर बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ह्यूमन हेल्थ को। रूल्स एंड रेगुलेशन एसोसिएटेड विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सबसे पहले अमेंडमेंट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? 74 में। एंड मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वन ऑफ द 18 फंक्शनल डोमेन in the municipal corporation and nagar panchayat। The various rules and regulation of solid management are। अब क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन? तो यहाँ 98 में आया, 2000 में आया, 2011 में आया, 2011 में। ई वेस्ट 2011 में, प्लास्टिक वेस्ट 2011 में, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2000 में, बायोमेडिकल वेस्ट 1998 में, ये सब आया। नेक्स्ट है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट when water is used once is no longer fit for human consumption or any other use, it is considered to be liquid waste। Liquid waste is not only wastewater but also include fats, oils or grease, used oil, solid gases or sludges and hazardous household liquid। Liquid waste is commonly found both in household and इंडस्ट्रियल एरियाज। कहने का मतलब ऐसा वाटर वेस्ट जो हम लोग यूज कर लिया और वो वाटर अब यूज करने के लिए नहीं बचा, तो उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग? वाटर लिक्विड वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है, जहाँ पे हम लोग अपने मेडिकल इक्विपमेंट जो यूज हो चुका है उसको हम लोग डिस्पोज ऑफ कैसे करें उसके बारे में इसमें बताते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। और क्या क्या हो सकता है, तो ऑलरेडी अभी हम लोग कोविड के ड्यूरेशन में सब सुन रहे होंगे, जैसे कि पीपी किट है, मास्क है, सीरिंज, डिस्पोजेबल सीरिंज है, जो भी आप अभी इंजेक्शन आप देख रहे होंगे तो वैक्सीनेशन में लग रहा है यूज हो रहा है, वो डिस्पोज ऑफ सीरिंज एक बार यूज होगा फिर खत्म हो जाएगा, वो सबको कहाँ डिस्पोज किया जाएगा? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है अभी, और इसी को मैनेज करना बहुत जरूरी है अभी के समय में, क्योंकि अगर उस पीपी किट में कोविड का वायरस रहा तो वो कोई जो भी उसको मैनेज करेगा, कोई जो भी उठा के ले जाएगा, हो सकता है कोविड उससे उसको भी हो जाए। तो ये सब बहुत कंसर्निंग चीजें हैं जिसको ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। कहाँ कहाँ से आता है, सोर्स क्या है? तो ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट लाइक टिश्यू, ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स, एनिमल वेस्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग रिसर्च from veterinary hospitals, microbiology, biotechnology waste, waste sharps like hypodermic needles, syringe, scalpels और broken glass। तो ये सब जो है बायोमेडिकल वेस्ट है। कहाँ से आ रहा है ये सब आपको ऑलरेडी लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में इसमें जाना नहीं, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट क्या हो सकता है? जो हॉस्पिटल से निकल रहा है जिसका यूजर नहीं है, सिंपल। हजार्डियस वेस्ट ये है, थोड़ा सा समझ लीजिए। hazardous waste can be defined as waste or combinations of waste that pose a substantial present or potential hazard to human or other living organism or natural resources because they are non-degradable or persistent in nature। कहने का मतलब ऐसा वेस्ट जो नॉन डिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड नहीं होगा और नेचर में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, तो इस तरह के जो भी वेस्ट है उसको हजार्डियस वेस्ट कह सकते हैं। कैन में, और ये टॉक्सिक भी हो सकता है। हजार्डियस वेस्ट contain organic inorganic elements that due to their toxicology, physical, chemical and carcinogenic और persistency property may cause। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लोजन और फायर, इन्फेक्शन इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस बाय पैरासाइट्स और देयर वेक्टर्स, केमिकल इंस्टेबिलिटी, एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिक इफेक्ट, कैंसर, म्यूटेशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, डैमेज ऑफ इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब क्या है हमारा डिफरेंट टाइप का हजार्डियस वेस्ट है और क्या कॉज हो सकता है इससे। मेजर हजार्डियस वेस्ट क्या क्या है उसके बारे में लिखा गया यहाँ पे, जैसे क्या क्या है, तो पहला है एग्रीकल्चरल लैंड एंड एग्रो इंडस्ट्री, डोमेस्टिक माइंस एंड मिनरल प्रोसेसिंग साइट्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज,
कमर्शियल वेस्ट। ये सारा का सारा जो हैजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में आता है। आप इसको वैसे डिटेल में जानना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है सारा का सारा नोट्स के फॉर्म में। बाकी इसमें डिटेल में अगर हम डिटेल में नहीं जाते, बस बता देते ऊपर से क्या है हैजार्डियस वेस्ट। एग्रीकल्चर लैंड एंड एग्रो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक से है, माइंस एंड मिनरल प्रोसेसिंग साइट से है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज से है, एंड कमर्शियल वेस्ट से है। उसके बाद और भी हैजार्डियस वेस्ट कहाँ से मिलता है, तो इंस्टीट्यूशनल हैजार्डियस वेस्ट सोर्सेज, इंडस्ट्रियल हैजार्डियस वेस्ट सोर्सेज, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट्स, कंटेमिनेटेड साइट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ये सब हैजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ई वेस्ट। ई वेस्ट भी आप नोटिस किए होंगे अपने घर में कि आप नया नया फोन तो खरीद लेते हैं, लेकिन पुराना फोन अगर बेच नहीं रहे या बेच नहीं पाए उसको, तो वो आपके घर में कचरा बन के तैयार हो जाता है और आप उसको ना फेंक सकते हैं ना ही यूज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है ई वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और डिवाइसेस जिसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं वही कहलाता है ई वेस्ट। तो यही चीज है, यहाँ पे सारा का सारा चीज डिटेल में लिखा हुआ है। ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ब्रॉडली डिस्क्राइब लूजली डिस्कार्डेड, सरप्लस, एब्सोल्यूट, ब्रोकन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इसमें जो मदरबोर्ड होता है किसी भी डिवाइस के अंदर, उसमें आप नोटिस करिएगा इसमें सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, सारा का सारा मटेरियल होता है। बस उसको अगर कलेक्ट करके आप कैसे उसको यूज करेंगे, अगर आप उसको अच्छे से यूज कलेक्ट करके अगर मैनेज करते हैं तो आप उससे गोल्ड और सिल्वर पा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो जापान में इस बार का ओलंपिक होने वाला है, उसमें जो गोल्ड और सिल्वर मेडल जो बना हुआ है, जो लोगों को स्पोर्ट्स के ड्यूरेशन में दिया जाएगा, वो ई वेस्ट को खत्म, ई वेस्ट से निकाल के बनाया गया है मेडल। तो सोचिए कि कितना गोल्ड और सिल्वर होता है और कितना ई वेस्ट जमा हो गया जिससे गोल्ड और सिल्वर निकल रहा है। ये चीज मेन पार्ट है इसमें। बाकी ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारा यहाँ पे नया नया एक्ट और लॉ लॉ पास हुआ है। कब से और कब कब जो पास हुआ है उसके बारे में आप इसके ईयर को याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए पूछ दे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया है, तो 1986 में बनाया गया है। ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब बनाया गया है, तो 2011 में बनाया गया। तो कुछ इस तरीके से आप इसको याद रखना है, कभी कभी किसी से के बारे में पूछ दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।